बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले जो हमेशा मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक शख्स जो बहुत बड़ा बादशाह बनना चाहता था, पूरी दुनिया पे कब्ज़ा करना चाहता था, पूरी दुनिया का हुक्मरान बनना चाहता था, वो एक नजूमी के पास गया। उसने कहा, जी मेरा हाथ देखें और मुझे बताएं कि क्या मैं दुनिया का फ़ातेह हो सकता हूँ। उसने हाथ देखा नजूमी ने, उसने कहा, जी आपके हाथ में बादशाहत की लकीर नहीं है। उसने कहा, बड़ा गुस्सा उसको आया। उसने कहा, जी मुझे लकीर बताएं, वो लकीर कहाँ पे है। उसने कहा, जी यहाँ पे लकीर होनी चाहिए थी। वो बड़ा गुस्से में था, बड़ा मोटिवेशनल था कि मैंने ये अचीवमेंट मुझे क्यों नहीं मिलेगी, दुनिया के लोग बादशाह बन सकते तो मैं क्यों नहीं बन सकता। उसने वो दरख्त से एक शाख तोड़ी और वहाँ से लाइन बनाना शुरू कर दी, यानी कि यहाँ तक कि उसके हाथों में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। कहने का मकसद ये है कि लाइनें खींचने से मंजिल हासिल नहीं होती। दैट इज़ द पैशन। उसमें वो पैशन था, वो जज्बा था कि उसने तकदीर का रुख भी मोड़ दिया। ठीक है, उसके लिए इतनी मेहनत की। उन्हीं में से ही एक एग्जाम्पल मैं समझता हूँ। हमारे साथ मेरे एक स्टूडेंट हैं, इनका नाम है सैयद ज़िक्रिया अली। इन्होंने मैट्रिक किया APS मंगला से और 1063 मार्क्स आपने लिए। उसके बाद फिर मेरे ही स्टूडेंट थे ये FSC में, और 1041 मार्क्स लिए इन्होंने FSC में। हालांकि 1041 बहुत अच्छे हम नंबरों में शायद नहीं कम शुमार करते, अच्छे भी हैं, लेकिन क्योंकि हमारा कंसेप्ट होता है 1060 70s पे। लेकिन वही वाली बात कि इनका पैशन था, इनका जज्बा था। तो फिर इन्होंने MD कैट में अपीयरेंस दी। MD कैट के इंटरनेशनल MD कैट में इनके 183 मार्क्स आए, और वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट, ठीक है, जहाँ पे एक ड्रीम होता है किसी भी स्टूडेंट के जाने का, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे ये अभी रिसेंटली 3rd ईयर में ये प्रमोट हुए हैं। 3rd ईयर स्टार्ट होगा मेरा ख्याल आपका। तो इनको हमने आज दावत दी है इस वजह से कि आप लोगों के जो हैं मामलात हैं, ये अचीवमेंट कैसे की इन्होंने, ये गोल कैसे हासिल किए। तो सबसे पहले तो मैं सैयद ज़िक्रिया अली साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बारे में यही चीज़ें ज़रा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स स्टूडेंट से लेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा ये। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? मेरा नाम सैयद ज़िक्रिया है। मैंने APS मंगला कैंट से अपना मैट्रिक किया है, वहीं से FSC की है मैंने। और सर शिराज ही हमारा इनसे जो फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ था वो 8th क्लास में हुआ था, लेकिन हमने 10th में पढ़ा, फिर 11th में 12th में इनसे ही पढ़ा था हमने। फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैट्रिक में मेरे 1063 मार्क्स आए हैं, FSC में मेरे 1041 मार्क्स आए हैं, और फिर मैंने MCAT दिया, उसमें मेरे 183 मार्क्स आए। फिर अप्लाई किया एडमिशन के लिए, तो फिर किंग एडवर्ड में एडमिशन हो गया। अभी रिसेंटली बस 10 दिन पहले ही प्रमोशन हुई है 3rd ईयर में। तो कोई क्वेश्चन हो आपका बताएं। इसमें स्टार्टिंग हमेशा की तरह मैं टांग अड़ाऊँगा। थोड़ा सा मुझे आप एक थोड़ा ब्रीफ ये बता दीजिएगा कि स्टूडेंट जो अब FSC में आते हैं, मैट्रिक में उनके कंसेप्ट उस तरह के नहीं होते। FSC किताब भी बड़ी है, तो आपने ये कॉन्सेप्ट मेकिंग कैसे की, क्या डायग्राम्स देखी, या क्या जो भी व्हाट्सोएवर जो भी आपने अपनी प्रॉब्लम्स को दूर किया, जो मैट्रिक और FSC में डिफरेंस है, और उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। लेकिन जो मैट्रिक है ना वो बहुत कम है FSC से। आप समझें कि इंट्रोडक्शन है बस FSC का। मैट्रिक जो है वो इंट्रोडक्शन है FSC का। तो हमारा तो यही था कि मेरा तो ये था कि मैंने हर बुक में अपने चेक पॉइंट्स रखे हुए थे कि सपोज के एक बुक है बायोलॉजी की, उसमें 12 चैप्टर हैं। तो मैंने ऐसे किया हुआ था कि मैंने हर 4 चैप्टर के बाद रिवाइज़ करना था पीछे से, स्टार्ट से बिल्कुल। मतलब कि एक चैप्टर है, सपोज चैप्टर 1 है, उसके 20 पेज हैं। तो मैंने 20 पेज में क्या किया था कि मैंने हर 4 पेज के बाद मैंने एक चेक पॉइंट रखा हुआ था अपना, कि मैं 4 पेज पढ़ूंगा, फिर रिवाइज़ करूँगा, फिर 4 पेज पढ़ूंगा, फिर रिवाइज़ करूँगा, फिर 4 पेज पढ़ूंगा, फिर रिवाइज़ करूँगा। मतलब इस तरह ओवरऑल जब मैंने किया, तो मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार बुक रिवाइज़ की होगी, लेकिन मैंने हर बार जब भी FSC में मैट्रिक में अपनी तैयारी की है, तो मैंने इस तरह ही किया है कि मैंने चेक पॉइंट्स रख के अपनी तैयारी की है। FSC में जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, इसमें मैंने अपने चेक पॉइंट्स ही रखे हैं बेसिकली। और इससे मुझे बड़ी हेल्प हुई है, क्योंकि आपको पता है कि जब पेपर होता है आपका, तो आपके पास सिर्फ 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर चीज़ ही पढ़ें। तो आपने सिर्फ उसमें मेन पॉइंट पढ़ने होते हैं हर एडिंग के अंदर, कि भाई इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। और जो हर बुक को करने के बाद जो मेन चीज़ होती है वो होती है पास पेपर्स, जो आप कंसल्ट करते हैं अपना, देखते हैं कि आप किस लेवल पे खड़े हैं, आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। सपोज आपने FSC की पूरी बुक कर ली है,
आप पास पेपर आपने एक अटैम्प्ट किया, आपके नंबर, आपको उसका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि आपने सही पढ़ा ही नहीं है। तो यानी कि हर बुक को करने के बाद आपको चाहिए कि आप पास पेपर कंसल्ट करें, 5 साल के पास पेपर कंसल्ट करें, ताकि आपको समझ जाए कि क्वेश्चन कैसे आपने अटैम्प्ट करने हैं। और दूसरा ये होता है कि पेपर कैसे लिखा जाए। पेपर लिखने की बात ये है कि जो पेपर है वो ये नहीं होता कि आप कैसे लिखेंगे, आपने क्या लिखना है उसमें ये होता है। मतलब कि हमें तो सर ने ये कहा था कि बायोलॉजी के अंदर आपने हाईएस्ट 5 लाइनों से ऊपर नहीं जाना किसी क्वेश्चन के अंदर। मतलब कि ऐसे क्यों जो क्वेश्चन है आपका, जो उसका जब मेन आपका आंसर हो वो 5 से 6 लाइनों के अंदर हो, ताकि जब एग्जामिनर पढ़ रहा हो उसको उसे समझ आए कि बंदे ने क्या लिखा है और कितना लिखा है उसने। क्योंकि जो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इसमें आपके नंबर उस पर नहीं आते कि आपने कितना लिखा हुआ है, आपने क्या लिखा हुआ है उसके नंबर आते हैं आपके। तो जितना प्रिसाइज आप लिख सकते हैं अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को, आपको चाहिए कि आप उतना ही प्रिसाइज लिखें। आप ये नहीं कि 6 पेज लिख के आ जाएं और आप कहें कि नंबर आएंगे, तो नंबर ऐसे नहीं आते। आपको चाहिए कि आप हेडिंग बना के लिखें, आप साइड पे हाशिया लगाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही अच्छा करके लिखें, क्योंकि आपको पता है 3 घंटे होते हैं, आपने हर चीज़ लिखनी होती है, तो आपका उसमें सही इतना फ्लो नहीं रहता। मतलब कि मेरा तो ये था कि फर्स्ट पेज की हैंड राइटिंग है और लास्ट पेज की हैंड राइटिंग मैच नहीं करती थी। जब मैं पेपर बाद में रीड करता था मुझे पता लगता था कि मेरा पेपर है ही नहीं शायद ये। तो ये भी होता है आपके साथ। लेकिन ये है कि आपने अच्छा लिखना है, उसके अंदर आपने पिन पॉइंट करके लिखना है। आपको लगे कि जो मेन पॉइंट आपका, आपने उसको हाईलाइट कर दें, उसको अंडरलाइन कर दें। और जो लॉन्ग क्वेश्चन की बात है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता है कि उसमें हेडिंग्स होती हैं। जब भी आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें आप 3 पॉइंट्स पूछे होंगे, आपने वही 3 पॉइंट्स हेडिंग बना के लिखने हैं और उसमें आपने अपने आप को एक्सप्लेन करना होता है। बाकी जो आपकी आर्ट्स के पेपर हैं, जो आपकी उर्दू है, आपकी इंग्लिश है और जो आपकी पाक स्टडीज़ है, ये बेसिकली आपकी क्रिएटिव राइटिंग ही है। आप कितनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं इसके अंदर, ये आपके ऊपर ही है कि आप कितना करें। हमारा ये हिसाब था कि मैंने एपीएस मंगला से किया है। हमारी एक मैम थी, तो वो तो हमें हर वक्त ही कहती थी कि भाई हफ्ते में आपने जाके ये लिख के आना है, आपने ये लिख के आना है, तो उससे बड़ी हेल्प मिली है। अच्छा, आपने ये कहा कि 4 चैप्टर्स की रिवीजन हम करते थे। ये करने के बाद वो 4 जो चैप्टर्स की रिवीजन करते थे वो ज़बानी करते थे या लिख के करते थे? सर ज़बानी आप कैसे वैल्यूएट कर लेते थे कि मेरा चैप्टर तैयार हो गए हैं? मतलब कि मैंने ये किया हुआ था कि मैंने हर बुक के अंदर स्टिकी नोट्स होते हैं ना, हर पेज के ऊपर मैंने स्टिकी नोट्स पे 3 पॉइंट लिखे होते थे हर पेज के ऊपर, कि भाई इस पेज के अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो यही हैं जो मुझे। तो क्वेश्चन ये था कि सर हम अकेडमी जाना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ टीचर्स होते हैं कहते हैं जी फर्स्ट ईयर में अकेडमी बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप पढ़ ही नहीं सकते। मतलब किस तरह के बहुत सारे टीचर्स होते हैं। तो अकेडमी में ये होता है कि वहाँ लादा, घर में लादा, तो हम मतलब कि इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि हम खुद पढ़ सकें। ये क्वेश्चन जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जो मेरे दिल का क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों ने। तो बल्कि मुझे जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए था। जी देखिए, मैंने तो अकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, मैंने घर में पढ़ा था। क्योंकि उसकी एक रीज़न ये थी कि देखें, जब आप क्लास में बैठे होते हैं ना, जो आपके पहले 20 मिनट जो आपको टीचर पढ़ा रहा है, आपके पास वही मेन पॉइंट है कि आप क्या नोट कर रहे हैं उसके अंदर। जब भी आप किसी और से पूछेंगे तो वो यही होता है कि हम पहले सब, जैसे हमारे सर शिराज ने हमें बायो पढ़ाई है, हमने पहले 20 मिनट, सर ने हमें ऐसे था कि पहले 20 मिनट पढ़ाया, फिर 5 मिनट की ब्रेक दी सर ने, फिर दोबारा पढ़ाया। वो जो पहले 20 मिनट हैं आपने उसको नोट्स बनाना है। आप जब नोट्स बनाएंगे, अल्टीमेटली आप जब घर जाके उसको रिवाइज़ करेंगे तो आपको बुक्स समझने में मुश्किल नहीं होगी। अकेडमी तो बंदा तब करता है ज्वाइन कि आपको कुछ समझ ना आए। अगर आपने यहाँ नहीं पढ़ा होगा, कुछ बच्चे होते हैं जो यहाँ आके सिर्फ मस्तियाँ करते हैं, फिर जाके अकेडमी जाके पढ़ते हैं, ये सब होता है ना। लेकिन अगर आप यहाँ बैठ के अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अगर मुझे नहीं लगता कि अगर आप यहाँ बैठ के हर पॉइंट को नोट करें और घर जाके उसको रिवाइज़ करें, आपको मुश्किल नहीं होगी, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अकेडमी की। मैंने अकेडमी सिर्फ MCAT के लिए ज्वाइन की थी, क्योंकि MCAT और जो आपकी FSC है वो थोड़ा सा अलग है, उसका हिसाब अलग पड़ता है, क्योंकि उसमें ट्रिक्स होती हैं जो आपको नहीं पता होती, जो आपको टीचर बताता है आपको। तो ये मेन पॉइंट है। अगर आप बैठ के यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को नोट कर रही हैं 20 मिनट, मतलब 20 मिनट का फोकस रख के आप अगर पॉइंट नोट कर रही हैं, आप घर जाके उसको उन्हीं पॉइंट को पहले देखती हैं, फिर बुक पढ़ती हैं, तो आपको हर चीज़ समझ आएगी आपको। अगेन जी, ये सवाल मैं फिर यही कहूँगा कि आप स्टूडेंट जो होता है बड़ा अच्छा जज होता है। अगर मैं ये समझता हूँ कि एकेडमी उस सूरत में ज्वाइन करनी चाहिए कि अगर आपके क्लास में आप जो टीचर लेक्चर दे रहा है वो आपको समझ नहीं आ रही। टीचर आते हैं, कई ऐसे टीचर्स होते हैं आके बायो का लेक्चर देते हैं, केमिस्ट्री का देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ऊपर से गुजर जाता है। फिर तो मैं समझता हूँ कि उसका हक बनता है, क्योंकि वो आके मैनेजमेंट को भी कहेगा कि जी सर हमें बायो की समझ नहीं आ रही, हमें केमिस्ट्री की समझ नहीं आ रही, टीचर्स को चेंज करें, या जो व्हाट्सोएवर जो आपको पता प्रैक्टिस चलती है। अगर नहीं फिर भी होता
फिर क्या है कि अब आपके पास आखिरी ऑप्शन क्या रहता है कि फिर आपने एकेडमी में जाना है। लेकिन अगर आपको कॉलेज आपको प्रॉपर आपको दे रहा है 100% अपना, आपको सारे लेक्चर्स की समझ आ रही है। देखिए एक बच्चा, आप देखिए इंसान की कैपेसिटी है, सुबह 8 बजे उठने के लिए आपके कॉलेज पहुंचने के लिए आपको यू हैव टू वेक अप एट 6 o'clock मे बी। तो सुबह उठेंगे, फिर कॉलेज जाएंगे, 2 बजे आगे घर आएंगे, खाना खाएंगे, फिर 4 बजे आप एकेडमी जाएंगे, फिर 8 बजे एकेडमी ऑफ होती है, घर पहुंचते पहुंचते 9 साढ़े 9 हो जाती है। अब आपने याद भी करना है, सिर्फ सुनना तो नहीं है, सुनने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। तो अगर आपको कॉलेज फुलफिल कर रहा है और आपको लेक्चर की समझ आ रही है तो फिर एकेडमी ज्वाइन करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर कॉलेज उसको फुलफिल नहीं कर रहा, फिर आपका राइट बनता है, फिर ये है कि फिर आप फिर ऐसे करें, फिर कॉलेज में डंडी मारें, कॉलेज में छुट्टियां करें। चलो एक जगह तो समझ आनी चाहिए ना, जब कॉलेज आपको फुलफिल कर रहा है तो आपको क्यों आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? यही हमारा इश्यूज़ होते हैं। और कुछ बच्चा सवाल पूछना चाहे जी। आपके ख्याल से मतलब एक ह्यूमन की कितनी कैपेसिटी है कि वो कॉन्टीन्यूसली कितनी देर पढ़ सकता है? मतलब मैं अक्सर सोशल मीडिया पे वीडियोस दिखाते हैं कि मतलब लोग ना 6-6 घंटे कॉन्टीन्यूसली बैठ के पढ़ रहे हैं। तो मैंने जब भी ट्राई किया तो मैं तो फेल हो गई, क्योंकि 40-45 मिनट के बाद तो नहीं हो पाता जितना मर्जी ट्राई कर लो। तो क्या वो कोई एक्स्ट्रा ह्यूमन बीइंग है या होता ही ऐसे है कि 40 to 45 मिनट ही आपका एक टाइम पे ब्रेन वर्क कर सकता है? तो आपका क्या हाल है कि एक टाइम पे हम कितनी देर बैठ के पढ़ सकते हैं? देखिए इसका सिंपल आंसर ये है कि ये स्टेमिना की बात है। आप जितना पढ़ेंगे आपको उतना स्टेमिना बनेगा। अब मुझे याद है कि जब मेरी एफएससी थी उस वक्त मैं बमुश्किल आपकी तरह 45 मिनट घंटा बैठ के फोकस करके बंदा पढ़ता है, क्योंकि ये बात भी है कि इंसान जो आपका माइंड है फिर वो फोकस नहीं कर पाता कि आप पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती। अब जाके सेकंड ईयर करने के बाद जाके मेरा स्टेमिना बना है 2.5 घंटे का, मतलब मैं लगातार बैठ के 2.5 घंटे पढ़ सकता हूँ, मुझे समझ आ रही होती है। लेकिन ये भी 2 साल के बाद लगातार पढ़ने के बाद। तो ये स्टेमिना की बात है, जितना आप पढ़ेंगी उतना आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बात ये नहीं कि आप कितना घंटा बैठ के पढ़ सकती हैं, बात ये कि अगर आपने बैठ के 30 मिनट पढ़ा है, आपने कितना अच्छा पढ़ा है। एक होती है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ड वर्क क्या है, स्मार्ट वर्क क्या है। जो आप देखें, एक घोड़ा है, खोता दौड़ ज़्यादा लगाता है लेकिन काम कम करता है। घोड़ा कैसे जंप मारता है और ज़्यादा आगे पहुँचता है। तो ये बात है हार्ड वर्क की और स्मार्ट वर्क की। स्मार्ट वर्क जो है वो यही है कि आप जब बैठ के पढ़ रहे हैं, पढ़ने का तरीका पहले ये होता है कि आप सपोज करें, जैसे मैंने कहा था चेक पॉइंट है आपके, आप 4 पे चेक पॉइंट है आपका, आप पहले बैठ के रीडिंग करें सिंपल, शायद वो आप टीवी के आगे कर लें, आप मोबाइल फोन के पढ़ लें। आप उस दौरान जब आप पढ़ रहे हो तो आपको चाहिए कि आप उसमें जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर लें। आपको पता होगा भाई ये मेन पॉइंट है, मैंने उसको पढ़ना है बैठ के। आपके 45 मिनट से पूरे हो गए, आपने पहले रीडिंग कर ली, आपका पूरा 1 सेकंड पूरा हो गया। नेक्स्ट पे क्या करना है आपने, फिर आपने याद करना है, फिर आप आधे घंटे की ब्रेक लें, कुछ जो आपने करना है करें, फिर दोबारा बैठें पढ़ने के लिए और फिर उसको याद करें। उसको याद करने के बाद आप कितने घंटे में याद कर लेंगे? आपको 2 घंटे लग जाएंगे 4 पेज करने में, 4 घंटे लग जाएंगे। फिर आप दोबारा 2 घंटे की ब्रेक लें, घंटे की ब्रेक लें और फिर दोबारा उसको रिवाइज़ करें। तो आप देखेंगे जब एंड में आप जब पेज पलटेंगी तो आपको खुद समझ आएगी कि आपका क्या क्या पॉइंट आपने याद रखा हुआ था। आपका जो ब्रेन है वो खुद जंप करेगा हर पॉइंट के ऊपर कि जी इसके बाद ये पॉइंट था, इसके बाद ये पॉइंट। इसमें एक बात और भी हो जाती है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे भी डिपेंड करता है। जैसे मेरा एक क्लास फेलो हुआ करता था, यूईटी में चला गया था वो रोज़ क्रिकेट खेलने आ जाता था और रात 9 बजे के बाद कभी नहीं जागता, मतलब सो जाता था वो जाके। तो हम लोग रात को 2-2 बजे तक भी जागते थे, 3-3 बजे तक भी जागते थे। लेकिन फिर मैंने उस टाइम हमें पता नहीं था, बाद में जब कंपैरिजन किया उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार तुम कैसे अफोर्ड कर लेते हो कि तुम 9 बजे सो जाते हो। उसने एक बड़ी अच्छी बात की, कहता मैंने सिर्फ एक काम रखा हुआ है कि जो मुझे कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो मैं आके घर में उसको उसी दिन कर लेता हूँ। जबकि मैं जो था काम को लिंगर ऑन करता था, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 1 पेज हुआ, 2 पेज हुए, चैप्टर्स बन गए। जब चैप्टर्स आपका लोड आ जाएगा तो आपको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा कि स्मार्ट वर्क जो होता है वही अच्छा होता है, ठीक है ना। तो अगर आप उसको अपने पर बर्डन बना लेंगे, लंबा कर लेंगे, तो फिर आपको ज़्यादा बैठना पड़ेगा। ये बिल्कुल क्रिकेट की तरह है, शुरू वाले का ओवर्स अगर आप स्लो खेलेंगे तो रन रेट जो है, रिक्वायर्ड रन रेट, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। और उसको अगर आप स्लो खेलते रहेंगे, सिंगले लेते रहेंगे, तो आपकी एवरेज जो है वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो ये इसमें हो जाता है मामला। और किसी का क्वेश्चन कोई हो जी?
वालेकुम सर, आपने एमडी कैट दिया तो उसके अंदर ज़्यादातर एमसीक्यूज़ मतलब किस चैप्टर से ज़्यादा रिलेट करते हैं, किस तरह के आते हैं? हार्मोन से रिलेटेड होता है या ज़्यादा पोर्शन किस टाइप का होता है? देखें, जो जब भी एम कैट हो रहा होता है ना, तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है वो एक देती है प्रॉस्पेक्टस। उसमें उसने लिखा होता है कि भाई इस चैप्टर से इतने एमसीक्यूज़ आएंगे, इससे इतने एमसीक्यूज़ आएंगे। जो आपके किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटिंग है, सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, मुझे फर्स्ट ईयर में, तो उसमें से मेजॉरिटी जो है ना वो 12 एमसीक्यूज़ आते हैं, 12 से 13 एमसीक्यूज़ उसमें आते हैं। तो ये हिसाब होता है, तो ये आपके ऊपर है। मुझे इस बार पैटर्न नहीं पता क्योंकि 2 साल हो गए हैं एमडी कैट, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस वाले जब भी पेपर बनाते हैं तो उसमें उन्होंने लिखा होता है कि भाई इस चैप्टर से इतने एमसीक्यूज़ आएंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है ना आपकी बायोलॉजी की एम कैट के लिए, वो ये है कि जो बुक की लाइनें हैं वही आती हैं आपकी, उसको थोड़ा सा वो तोड़ मोड़ देंगे, कुछ अलग कर देंगे उसके अंदर, लेकिन जो बुक की लाइनें हैं स्पेसिफिकली वही आती हैं। कुछ जो किंगडम एनिमलिया जैसे आपका चैप्टर है उसमें तो स्पेसिफिकली बुक की लाइनें ही आती हैं, उठी हुई आती हैं, उसमें से एक पॉइंट मिस होता है, वो आपने लगाना होता है। बाकी जो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की है वो ये है कि आपका कंसेप्ट अगर है तो आप खुद एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हर साल जब पेपर बनता है तो उसमें से 60% जो होता है वो रिपीट होता है, 40% पेपर नया बनता है। जो वो 40% है वही आप सबके लिए एक वो है पैटर्न है कि भाई इस बंदे ने कहाँ जाना है। सपोज कि 60 तो सबने कर लिए एमसीक्यूज, बाकी 40 रह गए, उसमें से जब बंदा 30 करेगा वही टॉप में जाएगा, फिर जो 20 करेगा वो टॉप में जाएगा। इस तरह करके इन्होंने डिवीजन की होती है। तो जो मेरी आप मेन बात ये है कि आप जब पढ़ें बैठ के बायोलॉजी को स्पेसिफिकली, तो आप फोकस करें लाइन्स के ऊपर, क्योंकि हर चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आती हैं, जैसे किंगडम एनिमलिया में जो फाइलम है, जो कैसे वो सारा डिवीजन की हुई है उन लोगों ने, वो भूलती है इंसान को, और वही आपको समझ नहीं आती कैसे करनी होती है, तो वो सारा आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें आपके सामने जब आपका एनी टेस्ट आएगा, वेबसाइट पे आ जाएगा, टॉपिक्स आ जाएंगे, पूरी बुक तो नहीं होगी, उसके ऊपर स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे। जैसे आपने कहा हार्मोन्स, उसमें से लाजमी आएगा, नर्वस कोऑर्डिनेशन उसमें से लाजमी आएगा। ये जो मेन टॉपिक्स आपके होते हैं, हो सकता है कि जो लास्ट चैप्टर्स हैं मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, उसमें से वेटेज बहुत कम आए या ना आए, वो आपको पहले ही बता देंगे। इसी तरह फिजिक्स के भी टॉपिक्स वो क्लियर कर देंगे, केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी क्लियर कर देंगे, इवन इंग्लिश के भी बता देंगे। आपने उसी में फोकस करना है, तो वही उसमें से होगा। जी, और किसी का क्वेश्चन? जी सर, आप अपनी नींद पे किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ करते थे? आपका टाइम टेबल क्या था? हमारी क्लास की अक्सर लड़कियां कहती हैं कि वो 1-2 बजे उठ के पढ़ती हैं, तो आपका टाइम टेबल क्या था? आप सबक पढ़ के सोते थे या सो के उठ के पढ़ते थे? जी, नींद का मसला आ गया। जी जी मेरा तो ये था कि मेरी अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी नींद के बारे में, तो वो तो मुझे 11 से बाद तो कहती थी पढ़ना ही है, जो मर्जी हो जाए, नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। 11 से 6 तक तो मेरी नींद होती थी, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि मेरी अम्मी स्ट्रिक्ट थी। वो कहती थी कि नींद अगर नहीं होगी पूरी तो बंदे को समझ ही कोई नहीं आएगी। तो मेरा यही काम था कि भाई जब आता था कॉलेज से, मतलब कि 3 बजे कॉलेज से आने के बाद घंटा सोया, उसके बाद पढ़ने बैठ गया। यहाँ बच्चे एकेडमी घुस जाते हैं। हाँ, यहाँ अकेडमी। जी ठीक है, आगे चलो। मतलब इसमें मैं पढ़ने बैठ गया, फिर 8 बजे घर आया, खाना शाना खाया, फिर 2 घंटे होते थे मेरे पास पढ़ने के लिए, तो मैं ऐसे पढ़ता था। तो मतलब नींद में मैंने इतना कंप्रोमाइज़ नहीं किया अपनी, क्योंकि आपको पता है कि अगर हर एग्ज़ाम से पहले आपकी एक स्पेसिफिक नींद पूरी होनी चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि हर बंदे के लिए कम से कम, हर स्टूडेंट के लिए लाजमी जो है वो 5 घंटे की नींद तो मस्ट ही मस्ट है। मिनिमम नींद जो है वो 5 घंटे की नींद तो मस्ट ही, क्योंकि उसके बगैर आपका ब्रेन फंक्शन नहीं करता। कि जब आप सोते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स करता है। आप जब देखेंगे, जब आप सो के उठ के सुबह पढ़ते हैं जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी आती है, याद होती है एज़ कम्पेयर टू रात को जो चीज़ आपको याद होती है। क्योंकि आपका जब उठते हैं, जब आप सो के उठते हैं तो आपका जो ब्रेन फंक्शन ज़्यादा तेज़ कर रहा होता है। क्योंकि देखिए, मशीन को रेस्ट दी है हमने, उसके बाद जब मशीन को चलाइए वो गर्म हुई थी उससे पहले, जब वो उसको बंद करके आपने स्टार्ट किया मशीन को, तो क्या हुआ है, उसका जो फंक्शनिंग है दोबारा से अच्छी हो गई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी नींद पे कम्प्रोमाइज़ ना करें, मतलब कि 5 घंटे सोया करें, जो मर्जी हो जाए, फिर पढ़ा करें आप। इस तरह फिर अपना आप जो है स्केड्यूल खुद सेट कर लें। पेपर्स में भी 5 घंटे की नींद, पेपर्स में भी 5 घंटे की नींद थ्रू आउट चलते आ थ्रू रहे हैं, आउट। तो फिर वो आपको बर्डन नहीं होगा। जी, और किसी का क्वेश्चन? जी जी सर, मेरा क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने तो कभी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर बहुत हो गए, हालात ख़राब है भाई हमारे पढ़ाई में, तो हम अब जागना ही जागना है, जो भी है, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि
थोड़ा सा तो पेन तो लेना पड़ेगा हमें कुछ करने के लिए, जो हमारे लास्ट ही 1.5 मंथ रह गया। तो आपका क्या हाल है कि ऐसा क्या किया जाए कि हम जाग भी लें और हमारी हेल्थ पे भी इतना अफेक्ट ना पड़े और हम थोड़ा अच्छे से कर लें? नहीं, देखिए इसका जो सबसे इजी आंसर जो मेरे पास यही है कि आप अभी से अपना स्केड्यूल बना लें। अगर आप अभी से अपना स्केड्यूल बनाएंगी कि मैंने इस दिन ये चीज़ करनी है, इस दिन ये चीज़ करनी है, तो अल्टीमेटली लास्ट में कोई मसला नहीं होगा। नहीं, डेट बना पड़ा है ना। हाँ, अभी 2 मंथ तकरीबन होंगे। 2 मंथ ही पड़े हैं, तो ये 2 मंथ जो आपके पास हैं ये बहुत ज़्यादा आपके पास है। ऐसे भी मुझे कॉन्सेप्ट पीछे से नहीं आता जी। कुछ ना कुछ ये तो ब्लैंक नहीं होंगे। मतलब कि आप अपना स्केड्यूल बना लें कि आपने क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, आपने क्या हर रोज़ किस तरह कर पढ़ना है, कितना पढ़ना है, फिर उसके हिसाब से आप जब चलेंगी तो आपकी अल्टीमेटली नींद भी सही रहेगी और आपका काम पूरा हो जाएगा। ये इसका नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका मसला है कि आपको टेंशन, कुछ होते हैं लोग जिनको टेंशन होती है, उनको नींद नहीं आती। ऐसे मेरा भी एक दोस्त है, इस मंगला कैंट से पढ़ा हुआ है, वो अभी किसी एग्ज़ाम में सोता नहीं है बिल्कुल भी। वो 3 दिन लगातार नहीं सोया था एग्ज़ाम में, लेकिन उसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपका फिर ब्रेन काम ही नहीं करता, आपको समझ नहीं आती है अपने टाइम कैसे करना है। तो नींद बहुत ज़रूरी है। नींद आप कम से कम आपकी नींद 5 घंटे तो होनी चाहिए, जो मर्जी हो। एक क्वेश्चन मेरे जहन में अपने आप आ गया। मैं ये हर बच्चे का ना ये क्लास में कोई ना कोई नाम रखता हूँ, जैसे वो ब्रिटिश बैठी हुई है, वो डोरेमोन बैठी है। मैंने आपका कोई नाम रखा था क्लास में? सर पता नहीं, मुझे याद नहीं है। आपने शायद मुझे प्रोफेसर का नाम दिया था, ऐसे कोई प्रोफेसर। अच्छा, प्रोफेसर अस्थाना। ऐसे प्रोफेसर अस्थाना फ्रॉम मुन्ना भाई MBBS। ऐसे उसका नाम। अभी जी याद आ गया, ठीक है। अच्छा जी, और किसी का क्वेश्चन जी, किसी का? हाँ जी, हाँ चलो। सर मेरा क्वेश्चन है, जब आप पढ़ रहे थे, जब आप रिवीजन कर रहे थे तो अपनी तो सेल्फ पे आप पढ़ रहे थे कि आपने बताया मैं नोट्स बनाता था ये वो, तो आप टेस्ट भी देते थे साथ या सिर्फ खुद ही पढ़ते थे? आपको लगता था टेस्ट दिए बगैर आप पढ़ लेंगे खुद सारा? अगर हम अभी घर में पढ़ें तो टेस्ट दिए बगैर हम क्या पढ़ लेंगे सारा? नहीं, टेस्ट तो मैंने दिए हैं सारे। मतलब APS मंगला कैंट में मैंने टेस्ट सारे दिए हुए हैं अपने। मतलब कि जो हमारा प्री बोर्ड से पहले एक होती थी टेस्ट सीरीज होती थी हमारी पूरी 4 हफ्ते की, वो तो हमने दिए हैं सारे। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 2 टेस्ट देते हैं, क्योंकि देखें टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मुश्किल है। टेस्ट आपकी होते हैं इवैल्यूएशन के लिए, होते हैं आपकी कि आप कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना अच्छा पढ़ पा रहे हैं आप। तो टेस्ट से घबराया ना करें आप लोग, क्योंकि जब हमें तो पहले लगता था ये कि टेस्ट मुश्किल होते हैं, लेकिन अब जाके समझ आइए कि जब आप टेस्ट देते हैं इसका मतलब ये है कि आपका स्टेप ऊपर जा रहा है हमेशा। आपने एक टेस्ट पास किया, इसका मतलब ये आप काबिल हैं तो आगे जा रहे हैं ना। अगर आप पेपर नहीं देंगे तो क्या फ़ायदा होगा आपका टेस्ट करने का, पढ़ने का आपका? तो टेस्ट हमने सारे दिए हुए हैं। यानी टेस्ट कॉलेज के जो जितने भी टेस्ट हैं, प्री बोर्ड्स हैं। जी, आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे प्री बोर्ड से पहले हमारी टेस्ट सीरीज़ होती हैं, तो हम अगर एक दिन में 1 टेस्ट दें या फिर एक दिन में 4 टेस्ट दें, इनमें से क्या बेस्ट है? यानी कि हम क्वालिटी पे फोकस करें या क्वांटिटी पे? देखिए अच्छा क्वेश्चन है बहुत, क्योंकि ये वैसे इसका आंसर भी आपके ऊपर ही है। हमारा ये था कि क्योंकि हमने हर चीज़ पहले पढ़ी होती थी, क्योंकि हमने तकरीबन 2-2.5 महीने पहले हर चीज़ पहले हमारी ख़त्म हुई होती थी। हमारे पास 2 महीने का होता था गैप सारा पढ़ने का, तो हम तो सारे टेस्ट देते थे। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपने कितनी तैयारी की हुई है। लेकिन मेरा ये होगा कि आप टेस्ट सारे दें, हर टेस्ट दें आप। उसका फ़ायदा क्या होगा आपको हर चैप्टर से क्वेश्चन पता लग जाएंगे, पता कि चैप्टर से क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे आ रहा है और उसको मैंने कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि देखें एक बार गलती होती है इंसान से। मैंने एक पेपर मेरा हुआ है बायोलॉजी का, 4 चैप्टरों का, मुझे उसमें से मेरे कम नंबर आए हैं। मतलब मेरे उसमें से 6 MCQ गलत हो गए हैं, 2 MCQ 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। अगर दोबारा वही क्वेश्चन आएंगे तो क्या मैं गलत करूँगा उनको? मुझे समझ आ जाएगी कि मैंने कैसे करना है अटैम्प्ट। तो ये अब फ़ायदा है आपका। अगर आप गलती यहाँ कर रहे हैं तो फ़ायदा है आपको। यहाँ जितनी गलतियाँ कर सकते हैं करें। अगर यहाँ आपके नंबर कम आ रहा है तो कोई मसला नहीं है। आपका तो अल्टीमेट टारगेट तो बोर्ड ही है ना आपका, क्योंकि आपने नंबर तो वहाँ लेने हैं। तो ये फ़ायदा है आपका। आप अगर टेस्ट यहाँ देंगे, आपको हर चैप्टर में से क्वेश्चन लग जाएंगे, पता कैसे करना है, तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। ये इसमें यह है कि वही वाली बात है कि ये आप पे ही है। मतलब ये ऐसा ही है कि एक शख्स जब नमाज़ पढ़ना शुरू की, उसने सारी ज़िंदगी उसने कोई नमाज नहीं छोड़ी, कोई रोज़े नहीं छोड़े। अब वो एक शख्स ऐसा भी है जिसने सारी ज़िंदगी ना नमाज पढ़ी ना रोज़े रखे। अब उसकी उम्र हो गई है 83 साल। अब साल 2 साल बाद उसने मर जाना है, तो उस पर पर डे की एवरेज आएगी कोई 600 नमाज पर डे। ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों ने अगर सारा साल अगर पढ़ा है सही तरीके से,
तो फिर तो आप यू कैन अटैम्प्ट 3 चैप्टर्स और 4 चैप्टर्स एट अ टाइम। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, मतलब अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब स्टार्ट होने लगा है, तो यू विल लाइक टू अटैम्प्ट ओनली 1 चैप्टर अ डे, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, वही वाली बात है कि स्लो एंड स्टडी है ये तो, ठीक है ना। तो ये होता है। और जी कोई सवाल पूछना चाहे कोई प्यारा बच्चा आ जाए। सर ये मेरा क्वेश्चन पढ़ाई से थोड़ा हट के है, मतलब कि अब पढ़ाई तो नहीं ना हर चीज़ होती, मतलब कि पढ़ाई पूरे दिन बंदा पढ़ाकू बंदा बन के बैठ जाए। इसके अलावा भी फैमिली फंक्शंस होते हैं, वो भी आप साथ लेके चलें या सिर्फ पढ़ाई इम्पोर्टेंट है? ये मैं फॉर एक्सपेंस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं होता तो मैं तो फिर शादियों पे ही होता। ये हाँ कर दिए हैं यहाँ हैं हाँ। देखें, मुझे लगता है कि आपको कुछ भी लेने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए ना कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो आपको अगर लगता है कि आपने इतना अच्छा पढ़ा हुआ है शुरू में कि आप कोई फैमिली फंक्शन कर सकते हैं अटेंड, तो आप करें। लेकिन मेरा ये था कि मैं बहुत ही क्लोज फैमिली के फंक्शन करता था अटेंड। ये नहीं कि मेरे चाचे की फूफे की बेटी की शादी है तो मैं उसमें चला जाऊँ सबसे मिलने के लिए, ऐसे नहीं होता। तो उसकी कोई एग्जांपल देना चाहें कोई? मतलब कि जैसे मेरे चाचू की जो चाची बेगम है, चाची है मेरी, उन्हीं किसी की शादी हो गई है तो मैं जाऊंगा। ऐसे आपस की बात है, चाची की शादी कैसे हो सकती है? चाचू के बेगम की कोई रिश्तेदार है, उसकी शादी हो गई है तो मैं जाऊंगा। लेकिन अगर कोई बहुत खतरनाक काम हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा, तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये है कि आपको थोड़ा तो आपको सोशल होना पड़ता है ताकि आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीफ हो। जी हाँ। ये जो आपकी फैमिली असल में इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका स्ट्रेस रिलीफ हो। स्ट्रेस जो होता है ना आपको होता है, जो अगर आपको कोई बंदा ये कहे ना कि स्ट्रेस नहीं होता एग्ज़ाम का, स्ट्रेस कुछ भी नहीं होता, ये नहीं होता, ये झूठ बात है। क्योंकि हर किसी को पता है कि पेपर से 2 घंटे पहले तो हर किसी की हवा टाइट हुई होती है कि पता होता है भाई पेपर देने जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो आज होगा ही मेरे साथ। लेकिन आप कैसे स्ट्रेस रिलीफ करते हैं? आप ये देखें, जैसे मेरा एम कैट था तो मैं गाड़ी में जा रहा था, तो मेरा बड़ा भाई मेरे साथ था, तो उस वक्त हम टेंशन में थे क्योंकि एम कैट था हमारा मेन एग्ज़ाम ही एम कैट होता है एडमिशन के लिए। तो रास्ते में जाते हुए मेरे भाई मुझसे मजाक करते हुए जा रहे थे, तो उसका फ़ायदा ये मेरा हुआ कि जब मैं एम कैट के पेपर देने बैठा तो उस वक्त मेरा स्ट्रेस रिलीफ हो चुका था। मुझे पता था कि या तो ये आ रहा है या पा रहा है, या तो मैं इसको करूँगा या तो नहीं करूँगा। तो आप अटेंड किया करें, लेकिन बहुत ही क्लोज। लेकिन ये है कि कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कोई आपको, क्योंकि ये जो आपके जो 2 साल हैं ना, ये वाले FSC के जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है आपके लिए, क्योंकि ये आपकी जो करियर है वो उसका पाथ सेट कर रहे होते हैं आपका। या तो आपका एडमिशन होगा, एडमिशन नहीं होगा आपका। कुछ काफ़ी लोग होते हैं जो कहते हैं यार एडमिशन नहीं होगा तो मैं प्राइवेट एडमिशन ले लूँगा, मेरे अबू तो बहुत अमीर हैं, ये होता है। लेकिन बात ये है कि इस वक्त जो डिग्री है ना, मेडिकल की डिग्री, उसकी जो प्राइस बनती है अगर आप प्राइवेट एडमिशन लें तो वो 1.5 करोड़ बनती है। मतलब कि हर साल 20 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे किसी एडमिशन के लिए, प्राइवेट एडमिशन के लिए। और सपोज कि मैं सरकारी पढ़ रहा हूँ तो मेरी कितनी फ़ीस है? मेरी फ़ीस 60,000 रुपये है, 60,000 मेरी फ़ीस है। उसमें मेरा हॉस्टल भी है, मेरी ट्यूशन फीस भी है। एक साल की? एक साल की। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाह रहे हैं। 5,000 पर मंथ हॉस्टल भी है, हॉस्टल भी चार्जेस भी हैं और मेरी ट्यूशन फीस भी है। और अगर प्राइवेट करेंगे तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपया कम से कम लगेगा आपको, मिनिमम। तो ये भी सोच लें आप लोग कि कंप्रोमाइज़ करना है नहीं करना आपने। 5,000 तो फ्री हो गया ना, बिल्कुल फ्री हो गया। तो ये बात है जी, वो वही बड़ी बात है। असल मसला ये है कि ये जो FSC है, FSC ये आपका जर्नी यहाँ पे डिसाइड होना होता है। यहाँ पे अगर आप कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे, अब जैसे ये डॉक्टर बन चुके हैं या बन रहे हैं, ये अब अगर वहाँ पे रहें भी तो जस्ट ये पास भी होते जाएं, फेल भी हो जाएं, फिर पास हो जाएं, फिर सप्ली दे लें, फिर करके आखिर का डॉक्टर बन के ही निकलेंगे। अब ये वहाँ पे अपनी इज्जत बचाने के लिए फ़ाइट करते हैं, नंबर लेते हैं, वरना इन पे बर्डन नहीं है कि भी आप बहुत ज़्यादा पास भी हो जाएं। लेकिन आप लोगों के लिए नंबर लेना ज़रूरी है, उसके बगैर आपको मंजिल नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ये 2 साल अगर कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, फिर जितनी मर्जी शादी उम्र के रहना ही, बल्कि शादी हाल खोल लो अपना। हाँ जी जी।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पढ़ाई के साथ साथ हमें डिग्री तो मिल जाएगी, तो साथ हमें अपनी स्किल्स पे भी वर्क करना चाहिए, जस्ट सिर्फ पढ़ाई पढ़नी चाहिए। स्किल जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, कॉन्फिडेंस स्किल है, कि हमारे पास कॉन्फिडेंस है अपना बात कन्वे करने का, तो क्या हम कामयाब हो सकते हैं इसमें? देखिए जो MBBS है ना, वो डिग्री नहीं है, वो स्किल है। डॉक्टर एक स्किलफुल पर्सन होता है, क्योंकि देखें किसी मरीज़ को देखना, उसको करना एवेल्युएट कि उसको क्या मसला है, फिर उसको मेडिसिन देना, ये स्किल ही है। और ये जो 5 साल जब आपके होते हैं, क्योंकि MBBS के 5 साल में जो पहले 2 साल होते हैं बेसिक साइंसेज के, इसमें आपने बेसिक पढ़नी होती हैं चीज़ें। अभी थर्ड ईयर में मैं आया हूँ, तो अब से मेरे वार्ड स्टार्ट है, मैं वार्ड में जाता हूँ, तो मैं पेशेंट से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनकी हिस्ट्री लेता हूँ, फिर जाके जो मेरा डॉक्टर जो सीनियर होता है मेरा डॉक्टर, उसको मैं देता हूँ हिस्ट्री की, भैया मैंने हिस्ट्री लिया पेशेंट की, वो पढ़ता है, फिर वो उसको दवाई करता है रिकमेंड, और हर साल इससे बनता है। तो आप अगर लग रहा है कि आपको स्किल आपका खुद बन जाएगा, मतलब कि जो MBBS की डिग्री है, जब आप उसमें इंटर होंगे, आपको जब टीचर्स मिलेंगे, तो आपका खुद ब खुद कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा आपका, और आपको स्किल खुद आ जाएगा। और ये डिग्री स्किल ही है, MBBS को डिग्री नहीं है, सिंपल एक स्किल है। क्योंकि देखें डॉक्टर एक स्किलफुल पर्सन होता है, क्योंकि हर बंदे को नहीं पता होता कि इस बंदे को क्या मर्ज है, क्या मसला है, इस बंदे को क्या मसला है। डॉक्टर का स्किल तो है ना कि उसने 5 साल लगातार पढ़ाई की है, उसको पता है कि भाई, जैसे एक देता हूँ एग्जांपल आपको सिंपल में, गैस जो होती है, मेरे में गैस बनती है, जब आपको गैस ज़्यादा हो जाती है ना, तो जो अलामत आपको होती है ना हार्ट अटैक की, वही अलामत तो गैस में जाती हैं। जैसे आपको पता होगा कि जब गैस बनती है तो इंसान की जो इस साइड पे हर्ट होता है, पेन होता है, हाथ में पेन होता है, आपके शोल्डर में पेन होता है, आपकी हर जगह पेन होता है। लेकिन अगर आप किसी बंदे को बताएंगे, आप उसको ये बताओ कि भाई पेन यहाँ होता है हार्ट अटैक का, तो वो कहेगा कि भाई आपको हार्ट अटैक हो रहा है। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको एक गोली लिख के देगा, कहेंगे खाओ ठीक हो जाओगे। गैस बंदे की रिलीज हुई तो बंदा बिल्कुल ठीक हो गया। क्यों? डॉक्टर को पता है कि सिर्फ दर्द नहीं होता, ECG भी होती है। जब वो स्पाइक्स बनती हैं तो वो देखता है कि भाई हाँ स्पाइक्स नहीं बन रही बंदे की, तो बंदा बिल्कुल सही है। तो ये स्किल ही है ना बंदे के पास। इनका जो क्वेश्चन ये कि मैं समझाऊँ वो ये था कि क्या FSC के दौरान हम कोई एक्स्ट्रा स्किल्स कर सकते हैं, जैसे कोई कंप्यूटर स्किल्स करना चाहता है, कोई अमेज़ॉन पे कोई ऑनलाइन लर्निंग स्किल, ये टिपिकली FSC के हवाले से क्या हमारे पास इतना टाइम है? देखें FSC जो है ना बहुत शॉर्ट पीरियड है, इसमें आप स्किल्स क्या कर सकते हैं डेवलप, आप मुझे बताएं आप क्या करना चाहेंगे? कंप्यूटर वगैरह कोई जो बच्चे कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग, इस तरह का क्या कर सकते हैं, क्या रिक्वेस्ट है? अगर आप पे है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ इसको कर सकती हैं तो वो करना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है कि मैंने ये कुछ ऐसा काम नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ पढ़ाई की थी 2 साल। फिर जब जाके MCAT के बाद जब देती है ना MCAT आप, तो आपके पास कोई 4 महीने होते हैं फ्री आपके पास, तो उसमें आपको स्किल सीख लें, ये भी होता है। बिल्कुल, मैं तो खुद ये कहूँगा कि आपके पास अगर आप FSC को ही अच्छे तरीके से कर ले, वो भी इतना पूरा टाइम नहीं होता, तो स्किल्स तो सोचे भी ना कि अभी आप करें। हाँ, उसके आगे जो फ्री टाइम आपका आएगा उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको किताबों को ही मेकअप नहीं किया जा सकता, ये मसला होता है। और जी किसी को क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने प्री मेडिकल रखा तो बस नाम पे थप्पा लग गया कि ये डॉक्टर ही बनेगा, बस टीचर्स भी बस नाम लेते हैं, तो MD कैट का हमसे कोई पूछता भी नहीं है कि भाई आपने बनना भी चाहते हैं या नहीं। तो मुझे मेरे मतलब पेरेंट्स शुरू से ही बस डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, तो फिर मैंने काफ़ी ट्राई की कि 8th क्लास के बाद भी मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि भाई कोई बात नहीं, पेरेंट्स के लिए डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन कोई वो नहीं हुआ क्योंकि मुझ में पैशन ही नहीं बना। तो क्या आपको क्या लगता है कि पैशन के बगैर मुझे डॉक्टर बनना चाहिए? क्योंकि मुझ में ज़ीरो पैशन है डॉक्टर बनने का, तो मैं नहीं चाहती कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो क्या मुझे प्रेशर में आके डॉक्टर बनना चाहिए? इसका जो सिंपल आंसर वही है कि देखें, अगर आप में पैशन नहीं होगा ना तो आप डॉक्टर तो बन जाएंगी, लेकिन आप अपनी जो ड्यूटी है उस हिसाब से कर नहीं पाएंगी। जो सिंपल आंसर इसका ये है। मतलब कि देखें, डॉक्टर जो है ना वो एक फरिश्ता होता है कहते हैं सब, लेकिन फरिश्ता देखें 2 किस्म के होते हैं। एक होता है जो जान देता है, एक होता है जान लेता है। अब आपके ऊपर है आप कौन सा फरिश्ता बनेंगी। अगर आप अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगी, डॉक्टर तो बन जाएंगी आप, लेकिन आपसे अगर पेशेंट हैंडल ना हुआ फिर क्या करेंगे आप? तो ये बात भी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप डॉक्टर बन सकती हैं, आप में ये इस कैपेसिटी है कि आप लगातार 5 साल, क्योंकि देखें अभी आप जो आपको स्ट्रेस है ना, इसका आप समझें कि इस स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर लें 4 टाइम्स, तो ये स्ट्रेस आप पे MBBS में आएगा और नॉर्मल है।
बहुत नॉर्मल है, क्योंकि आप सब पे आएगा, क्योंकि आप मतलब कि हर रोज़ आपको एक नए इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। हर रोज़ एक नया मरीज़ आएगा, उसकी नई इंडिकेशंस होंगी, नए सिम्टम्स होंगे, आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जो आपने पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं वो भूलनी पड़ेंगी। तो इम्तिहान आपका हर रोज़ होगा। तो अगर आपका पैशन नहीं है तो आप खुद सोच लें कि आपने क्या करना है, क्योंकि पैशन बहुत ज़रूरी है। देखें, पाकिस्तान के अंदर अभी डॉक्टर्स की तनख्वाहें भी नहीं हैं, डॉक्टर्स को लोग मारते भी हैं। आपको ये लगता होगा कि ये करियर अच्छा नहीं है, लोगों को जॉब्स नहीं मिलती हैं, क्योंकि आप देखेंगे बहुत से जो डॉक्टर्स हैं वो बेरोज़गार हैं। आपको अपने फैमिली में देखेंगे डॉक्टर्स जो बेरोज़गार होंगे आपको। लेकिन बात ये है कि लाइफ ट्रायंगल जैसी है। ट्रायंगल का मतलब ये है कि सैचुरेशन हमेशा टॉप बॉटम पे होती है, टॉप पे नहीं होती। टॉप पे हमेशा एक स्पॉट खाली रहता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाह रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, आप अपनी ड्यूटी इसी तरीके से निभाएंगे, तो इंशाल्लाह आप ट्रायंगल पे टॉप पे होंगे और आपके पास लोग आएंगे भी सही। तो वही सेम आपका पैशन और प्रोफेशन सेम होना चाहिए अगर आप दुनिया में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। जैसे कहा कि डॉक्टर तो आप बन जाएंगे, लेकिन यू विल नॉट बी अ गुड डॉक्टर, क्योंकि आपको उस प्रोफेशन में दिल नहीं लगेगा। आपको अपने आप को ट्रैप समझेंगे। जब इंसान अपने पैशन वाले शोबे में जाता है तो इंसान टाइम फ्रेमवर्क से बाहर चला जाता है। टाइम फ्रेमवर्क क्या है कि कभी आप घड़ी देख के नहीं करेंगे काम, ठीक है ना, आप आउट ऑफ बाउंड हो जाते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं और काम करूं, ना दिन को देखते हैं ना रात, क्योंकि आपको उसमें क्या है, पैशन। अभी सर को बुलाया, ये चीज़ें लगवाई, सारा कुछ, ये क्या है, दिस इज़ द पैशन। टीचिंग पैशन था कि जी हमने अपने बच्चों को आगे से आगे बढ़ना है। तो एज अ टीचर हम टाइम बाउंड से कहाँ चले गए हैं, बाहर चले गए हैं। हमारा लेक्चर सारे हो गए, सबके लेक्चर्स हो गए हैं, आज के फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मेरा पैशन था शुरू से कि मैंने एक अच्छा टीचर बनना है। मैं टाइम बाउंड से अब क्या हो गया, आउट हो गया। मुझे पता है कि वीडियो अपलोड होने में कम 1.5 से 2 घंटे मुझे इसकी एडिटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, वो भी रात के टाइम जाके। तो पैशन वाला जो काम है उसमें इंसान नाम बनाता है, याद रखें। और फिर जिसमें आप पैशन रखते हैं उस पैसा भी पीछे आता है, याद रखें। पैसे का ताल्लुक पैशन के साथ है। अगर आप अच्छे डॉक्टर होंगे, जैसे सर ने कहा सैलरीज थोड़ी हैं, बेशक थोड़ी हैं, लेकिन आपका प्राइवेट बिजनेस इतना रन हो जाएगा कि आप लोगों से, यार वो भी तो डॉक्टर है जिसको 8 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, 8 महीने टाइम नहीं मिलता। वो भी तो वकील है जिसको 1 साल पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। मैं इस्लामाबाद में एक बार्बर देख रहा था, नाई, उस नाई, इस्लामाबाद में नाई है जी, वो उससे बाल कटवाने के लिए 6 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ब्लू एरिया में या कहीं इस्लामाबाद में बैठा, वो क्या है, बाल ही काटने हैं ना। वजह पैशन, अपने जब काम में पैशन होता है तो एक्सपर्टीज आती हैं, आप नए नए काम करते हैं जो दुनिया से हटके होते हैं, और फिर वो दुनिया पे पैसे देती है, भाषण में आ गई, फिर लोग पैसे कमाते हैं। तो किसी प्रोफेशन में हमेशा कहा है कि प्रोफेशन में बुरे से बुरा प्रोफेशन वो है जिसमें आपको पैशन नहीं है। सबसे अच्छा पैशन वो, आप अच्छे दर्जी बन के देख लें, कमाल के दर्जी बन जाए, कपड़े सिएं, दुनिया आपके घर के दरवाजे तोड़ देगी आके। आप कहेंगे मैं 10,000 रुपये सूट का लूँगी, लोग देंगे। भाई पीसी होटल में जाके 1,000 रुपये का कप लोग क्यों पीते हैं, वही 30 रुपये का मिलता है ना, ये बात है जी। और कोई सवाल? हम जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं हमसे टाइम मैनेज नहीं होता, आप कैसे अपना टाइम मैनेज करते थे? टाइम मैनेजमेंट वो कैसे करते थे जी आप अपने ज़माने में? कॉलेज से आगे जी, कॉलेज से आगे आने की बात की ज़रा थोड़ी स्टोरी देखिए, पेपर के, अच्छा पेपर के बारे में, ठीक। टाइम मैनेजमेंट जो है ना, पेपर के अंदर वो की प्रैक्टिस के ऊपर है। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था शुरू में कि आपका जब क्वेश्चन है रिसाइज होना चाहिए 5 लाइनों का, अब आपकी कितनी स्पीड राइटिंग की आपके ऊपर है। जैसे मेरा तो ये था कि जब मेरा 20 मिनट पहले पेपर कवर पूरा होता था, मतलब मैंने पूरा लिख के मैं रीडिंग कर रहा होता था 20 मिनट पहले पेपर की। वो क्यों? क्योंकि जब मैंने टेस्ट दिए होते थे तो मुझे पता था भाई मैंने इस टाइम पे इतना क्वेश्चन करना है, और अगर मुझसे, और देखें टेक्निक भी होती है ना, आप जब पेपर पढ़ें पहला, फिर आप देखें आपको क्वेश्चन कौन से अच्छे आते हैं। सपोज कि आप 10 क्वेश्चन है, उसमें से आपने 7 करने हैं अटैम्प्ट, उसमें आपको 4 अच्छे आते हैं, तो आप पहले वही करें अटैम्प्ट, कि उससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको अच्छे आ रहे हैं, आपको पता है उसमें क्या लिखना है, आप उसमें कम टाइम लगाएंगे। जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहे हैं उसको आप एंड में करें,
थोड़ा सोच के करें इसमें क्या लिखना है। तो ये हिसाब है। इसमें ये भी है कि आप जैसे सर ने पहले ही बताया आपको, क्या टेस्ट देंगे आप, प्री बोर्ड देंगे, बाकी बोर्ड पेपर देंगे, तो उससे भी आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है कि हम क्या अपने टाइम फ्रेम में अपना काम पूरा कर लेते हैं या नहीं करते। ठीक है ना, प्रैक्टिस जो है आपको काफ़ी हद तक बता देता है। जी और कोई? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम डॉक्टर नहीं बनना चाहते या मेडिकल को चलो फील्ड ही कंटिन्यू करनी हो, तो आप तो बन गए डॉक्टर, लेकिन ऑफ कोर्स आपके फेलोज होंगे, वो नहीं बने होंगे, तो आपके ख्याल से एक बच्चा जो प्री मेडिकल कर चुका है एफएससी के बाद, एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा उसके लिए कौन कौन सी फील्ड्स हैं पाकिस्तान में अच्छी? देखिए, एक तो फील्ड है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डी फार्मेसी हम कहते हैं। वो भी यही फार्माकोलॉजी का कोर्स होता है, क्योंकि हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं 3rd ईयर में। आप जो हैं वो आपका 4 साल का कोर्स होगा, लेकिन आप उसमें वही पढ़ेंगे। डी फार्म के अलावा आपका जो है एक होता है बी फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, वो भी सेम कोर्स ही है। इस तरह जो आपकी जो बायोटेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी टॉप पे जा रही है आजकल। लेकिन पाकिस्तान में जो है ना, जो एमबीबीएस और बीडीएस है, ये थोड़े से इन हैं इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जब आप ये करेंगे तो एक डिग्री भी आएगी, एक स्किल भी आएगा आपके पास। बाकी अगर आपको लगता है कि आप, क्योंकि इसका यही है कि आपने क्या करना है, आपको क्या लगता है कि आपका कहाँ फोकस ज़्यादा बनता है, क्योंकि जो आपकी मेडिकल की फील्ड है ये डाइवर्ज है बहुत ज़्यादा। मतलब इसमें एमबीबीएस बीडीएस सिर्फ नहीं है, इसमें हर बहुत ज़्यादा कोर्स हैं। इसमें जो आपके देखें डॉक्टर बैठा होता है, उसके साथ जो बीडीएस का असिस्टेंट बैठा होता है जो काम करवा रहा होता है, वो भी तो एक पूरा कोर्स है। जो आप जब किसी जगह जाते हैं, जो आपकी सपोज एक डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट है, एक्सरे करता है, जो एक्सरे कर रहा होता है वो भी तो एक कोर्स है। तो ये आपके ऊपर भी है। ठीक है, एग्रीकल्चर की फील्ड है, फार्मेसी है, फिजियोथेरेपी है, बहुत सी फील्ड्स हैं, आर्मी के अंदर फील्ड्स हैं। इसे कहते हैं लाइफ साइंसेस। एक मैं बात करना चाहता हूँ, आप जिस एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में उसका जो एफिलिएटेड जो उसका हॉस्पिटल है, म्यू हॉस्पिटल। जी आप जी अच्छा, म्यू हॉस्पिटल में एक डॉक्टर खालिद जमील साहब है, जानते हैं? उनकी लाइफ, वो डिसेबिलिटी के बावजूद उन्होंने एमबीबीएस किया और माशाल्लाह क्लिक किया। न्यूरो सर्जन है या न्यूरोलॉजिस्ट है, रिटायर हो गए? हाँ, रिटायर हो गए या होने वाले हैं, हो गए। उनके बारे में बताएं। यू मे हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट। उनके बारे में क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहूँ, उनकी जो लाइफ की स्ट्रगल है, एक हैंडीकैप्ड हो गए, डिसेबल हो गए, इवन देन ही कंटिन्यूड हिज एमबीबीएस एंड देन बिकेम ए डॉक्टर एंड वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर इन न्यूरो। देखें, जो उन्होंने कहा डॉक्टर खालिद मसूद, सिर्फ खालिद जमील, इनके अलावा भी डॉक्टर बहुत ज़्यादा हमारे पास हैं। एक आपको डॉक्टर बताता हूँ मैं, डॉक्टर हमारे जो अभी जो फैकल्टी के हमारे जो हेड हैं, जो वाइस चांसलर हैं हमारे, वो डॉक्टर प्रोफेसर महमूद अयाज हैं, जो कि फ्रांस से पढ़ के आए हुए हैं, कई ग्रेजुएट हैं और कई से पढ़ के बाहर गए थे और वहाँ से आए हुए हैं। इस तरह आपने कहा जो डिसेबल लोग हैं हमारे, हर साल जो कई के अंदर डिसेबिलिटी के अंदर काफ़ी लोग आते हैं, कम से कम कोई 8 से 9 लोग आते हैं डिसेबिलिटी के अंदर। इनका हाथ नहीं होता, इनका पैर नहीं होता, इनको लगता है कुछ नहीं होता, कुछ वो कर सकते ही नहीं, लोगों को लगता है कि कुछ कर सकते ही नहीं है। तो ये काफ़ी लोग आते हैं हमारे कई के अंदर। और बात डिसेबिलिटी की नहीं है, बात है पैशन की। जो आपने पहले कहा था पैशन नहीं है, अगर आपका पैशन है तो आप हर काम कर सकते हैं। पैशन ही आपकी मेन चीज़ है। हमारे अभी रिसेंटली कई के अंदर हमारे ही एक रिटायर्ड जो हमारे जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं जो अमेरिका में होते हैं, उन्होंने हमारे कॉलेज को $5 मिलियन की डोनेशन दी है, जिनके नाम पे एक पूरा ब्लॉक बना है। वो ब्लॉक 6 स्टोरी का ब्लॉक है और स्टेट ऑफ आर्ट है। और आप सपोज करें कि जितने भी हमारे फार्माकोलॉजी के, सर्जरी के और जो मेडिसिन के लेक्चर होते हैं वो उस ब्लॉक में होते हैं। वो 6 बिल्डिंग्स का ब्लॉक है और डोनेशन के बाद 5 मिलियन, मतलब कि आप समझे कि 1 अरब रुपए उस के ग्रेजुएट ने दिए थे हमारे की यूनिवर्सिटी को कि आप बच्चों के लिए ये बनाएं। और वो उनका नाम है मकूल अहमद, डॉक्टर मकूल अहमद, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, कई से ग्रेजुएट हुए थे 1980 के अंदर। 80 के बाद वो अमेरिका चले गए थे। अमेरिका जाके अब उनके जितने भी बच्चे हैं सारे हार्वर्ड से पढ़े हैं और उन्होंने और साथ उनके लोगों ने मिल के हमारे कई के अंदर ब्लॉग बनाए हैं। और कई की सबसे बड़ी बात ये है, वो यही है कि हमारा जो कई का जो कल्चर बना हुआ है वो हमारे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। मतलब हमारा जो गवर्नमेंट है उसके फंड नहीं आते हमारे पास, बल्कि जो ग्रेजुएट लोग हैं हमारे, जो हमारे एलुमनाइज हैं, जो हमारे ग्रेजुएट होकर चले गए हैं,
वही डोनेशन करते हैं हमें, फाइनेंस कर रहे हो। वही फाइनेंस कर रहे होते हैं हमारा। और इस साल जो फर्स्ट ईयर आई है MBBS की KE के अंदर, उसकी फ़ीस नहीं है, वो विदाउट फीस पड़ रही है। और 2028 के अंदर तक जो KE है वो फ़ीस फ्री हो जाएगा, उसमें फ़ीस बिल्कुल नहीं होगी। मतलब जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आएंगे 2028 के बाद से KE के अंदर, उनकी कोई फ़ीस नहीं होगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। You should have a passion to go there. इसमें डिसेबिलिटी, इन्होंने डिसेबिलिटी बड़ी कम गिनवाई है, किसी का हाथ नहीं, किसी का पाँव नहीं। हिस्ट्री में एक लड़की, आपने नाम सुना होगा, हेलन केलर। हेलन केलर जो थी वो अंधी थी, बहरी थी, गूंगी थी, ठीक है ना। यानी जो 3 हिस्से जिसे इंसान सीख सकता है, देखने, आप पढ़ते हैं किताब आँखों से, लेक्चर सुनते हैं कानों से, अपने आप का सबक सुनाते हैं या याद करते हैं ज़ुबान से, ये तीनों क्वालिटीज़ उसके अंदर नहीं थी। ना वो सुन सकती थी, ना वो देख सकती थी। 2 ही बातें बहुत बड़ी हैं जी अगर देखा जाए। वो शी वाज द फर्स्ट लेडी इन द यूनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्री कि वो उस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट उसने किया जहाँ पे जो उस ज़माने में, क्योंकि हैंडीकैप लोगों के लिए अलग से कॉलेजेस वगैरह नहीं होते थे, वहाँ उसने ग्रेजुएट किया पहली दफ़ा। और अपनी टीचर को साथ बिठा के जो ब्रेल पे लिखवाती थी उसको, मिस सुलेमान उसका नाम था, ठीक है ना। तो उसमें, और वो ऑथर है, बहुत सी किताबों की ऑथर है। आप ये देखें 3 चीज़ें, यानी सुनना, सीखने के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। लेक्चर देंगे तो सुनेंगे तो समझ आएगी ना, सुन ही नहीं सकती। और देखना, किसी चीज़ को देखेंगे तो समझेंगे गाड़ी कैसे, उसको क्या पता है कि गाड़ी कैसे दिखती है। लेकिन उसकी जो टीचर थी, उस सल्यूट टू हर, कि उसने उसको किस तरीके से लेके गया, उसके यहाँ पे हाथ रखती थी और अपने भी गले में हाथ रखती थी, तो वहाँ आवाज़, वाइब्रेशन से सीखती थी। वाटर, उसका हाथ डालती थी पानी में, वाटर, वो इस तरह बोलती थी वो। तो आप कहते हैं ये चीज़ें, ये मैं गरीब हूँ, मेरे वालिद साहब सरकारी मुलाजम हैं, मेरे वालिद साहब रिक्शा ड्राइवर हैं, ये चौंचले हैं, ये चौंचले हैं। आजकल की लाइफ में कोई बच्चा नहीं सीख रहा, वो अपनी वजह से नहीं सीख रहा। मोबाइल घर में है, इंटरनेट घर में है, दुनिया का बेस्ट टीचर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, कि आप पढ़ने वाले बने, ठीक है ना। ये डिसेबिलिटी ख़त्म, कोई डिसेबिलिटी नहीं है। और जी किसी का कोई क्वेश्चन? सर, अगर फर्स्ट ईयर में किसी एक सब्जेक्ट में नंबर हमारे कम हो जाए तो हमें उसे इम्प्रूव करना चाहिए, सेकेंड ईयर की तैयारी अच्छी करनी चाहिए? फर्स्ट ईयर को इम्प्रूव करें या सेकेंड ईयर में ज़्यादा मेहनत करें? देखिए, ये करता है कि आपकी फर्स्ट ईयर में किस में मार्क्स कम आए हैं। अगर आपके साइंसेस में मार्क्स कम आए हैं तो वो इम्प्रूवेबल है। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, अगर उसमें आपके मार्क्स कम आए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, तो वो अल्टीमेटली सेकेंड ईयर में इम्प्रूव कर सकते हैं आप, क्योंकि वो ईजी हैं बजाय कि आर्ट्स के। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि आर्ट्स जो है वो आपकी क्रिएटिव राइटिंग है, उस पर आपको टाइम ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू साइंस के अंदर। तो आपको चाहिए कि, लेकिन मेरा तो कहना ये होगा कि आप सेकेंड ईयर को ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ें। और अगर आपको लगता है कि आप सेकेंड ईयर का सिलेबस के साथ फर्स्ट ईयर को कर सकते हैं तो तभी आप करें। क्योंकि ये देखें, ये एग्जांपल ये कि 2 कश्ती में आपके पाँव हो जाएंगे, फिर आप ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। और आपको लगता है कि आप इस काबिल हैं कि आप सेकेंड ईयर का जो आपका एग्ज़ाम है उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं अटैम्प्ट, और साथ साथ आप फर्स्ट ईयर को भी कर सकते हैं अटैम्प्ट, तो आपको चाहिए कि आप करें। लेकिन मैं कहूँगा कि आप जितना आपका वक्त अभी है, आप इसको बुक्स को वक्त दें, आप टाइम दें। दुनिया की ऐसी टाइम मांगती है। अगर आप बायोलॉजी को अच्छे टाइम देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके नंबर कम आएंगे। जितना आप वक्त देंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। जी बच्चों, और किसी का क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि पेपर में कोई भी बायो का पेपर है, फिज़िक्स का पेपर है, एक तो बता दें उसे प्रेजेंटेशन, उसमें डायग्राम की किफ़ायत बता दें। दूसरा, बच्चे जो है साइंसेस को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, आर्ट सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें, ये शॉर्टली ज़रा बता दें। देखिए, कहते हैं कि जो पेपर प्रेजेंटेशन है नंबरों के लिए, वो मैटर करती भी है, नहीं भी करती है। मैंने तो अपना पेपर प्रेजेंट इतना अच्छा नहीं किया शायद, क्योंकि हमें ये था कि सिर्फ एक हाशिया लगाया साइड पे, हेडिंग लिखी, हेडिंग को अंडरलाइन किया, क्वेश्चन लिखा और उसमें जो मेन पॉइंट अंडरलाइन कर दिए। राइटिंग आप अपनी अच्छी रखें, जो आपकी नॉर्मल राइटिंग है। और साइंसेस में जो है नंबर आपके फुल होते हैं, क्योंकि साइंसेस ऐसी चीज़ है जिसमें आपके नंबर कट सकते ही नहीं है। क्योंकि जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है बुक में लिखा हुआ है, बुक से बाहर कोई चीज़ आनी नहीं है आपकी, तो आप इजीली साइंसेस में नंबर कर सकते हैं अटैम्प्ट। लेकिन जो आपका आर्ट्स हैं वो मार्जिन होता है उसमें एरर का। देखें, जैसे आप उर्दू के शेर लिखते हैं, उर्दू के शेर की तशरीह होती है। अब तशरीह कुछ लोग होते हैं, हमें तो ये था कि हम बैठ के नोट्स पढ़ते थे, हमें नोट्स मिलते थे, हम नोट्स को करते थे अंडरलाइन और मेन पॉइंट रखते थे याद कि हमने इसमें ये लिखना है।
1.5 पेज की तशरीह, 2.5 पेज की तशरीह, इस तरह करके हम करते थे, क्योंकि ये हमारा शुरू से बना आ रहा था। क्योंकि हमारी जो APS में मैम थी, मैम सोगरा, वो हमें लिखवाती नहीं थी, वो आके सिर्फ बोलती थी हमारे सामने। तो उससे हमारा फ़ायदा ये हुआ कि हमने उनको सारा, उन्होंने जो बातें की हैं, हमने उस ध्यान में बिठा ली बातें कि भाई हमने शेर में ये लिखना है, ये लिखना है। और ज़्यादातर जो बच्चे मार खाते हैं नंबर में FSC के अंदर, वो आर्ट्स ही होते हैं। आप देखेंगे साइंसेज में सबके बुरे नंबर आते हैं। 75 का पेपर है तो 74, 73, 70, 85 करना अगर हम है तो आपके 80 तो हर बंदे के होंगे। लेकिन जो आर्ट्स के नंबर हैं वो हमेशा कम होते हैं लोगों के। क्यों? उनको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐसी ही है, इसको हम अटैम्प्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो मेन नंबर आपके आर्ट्स में ही आते हैं, तो आप आर्ट्स का जो तरीका आपका ये है कि आप कितना क्रिएटिविटी कर सकते हैं अपने साथ आप। लेकिन सिंपल जो है, आप PDF में जो फाइल्स हैं किसी चीज़ की डाउनलोड कर लें, आपका जो मजमून है, आपका कोई भी आपकी किसी किस्म की चीज़ है, उसको आप पढ़ें बैठ के। आप जितना पढ़ेंगे आपको उतना ज़्यादा लिखना आएगा, क्योंकि 3 घंटे में आपने जो आपके माइंड में कंजर्व चीज़ें हैं, आपको उसको पेपर पर उतारना भी तो है। तो जितना आपको याद होगा आप उतना ही उतार पाएंगे। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप जितना आप अपना फोकस कर रहे हैं साइंसेस के ऊपर, उतना ही फोकस अपना आर्ट्स पर भी करें, ताकि आपके नंबर अच्छे आएँ। अगर आपके आर्ट्स साइंस में फुल नंबर आ गए हैं, लेकिन आर्ट्स में आपके 70 नंबर आए हुए हैं, 60 नंबर आए हुए हैं, फिर अल्टीमेटली आपका जब मार्जिन बनेगा 450 पर चला जाएगा, तो वो उतने अच्छे नंबर नहीं होंगे आपके लिए। आपको चाहिए कि आप आर्ट्स से अच्छे नंबर लें, ताकि आपका जो 480 का मार्जिन पूरा हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, 480, 485 प्लस जो नंबर हैं वो बहुत अच्छे नंबर हैं। इस तरह जो आपके 1040 प्लस जो नंबर, 50 प्लस जो नंबर हैं सेकंड ईयर के अंदर, काफ़ी अच्छे नंबर हैं। इसलिए इससे होता ये है कि जब आप अल्टीमेटली जब आप अटैम्प्ट करते हैं किसी एडमिशन के लिए, तो आपका जो मार्जिन है वो कम हो जाता है MD कैट का। या तो आप FSC अच्छी कर लें, बहुत अच्छी कर लें, या MD कैट आप बहुत अच्छा कर लें। लोगों से दो चीज़ें इकट्ठी हो पाती नहीं है। तो फ़ायदा आपका ये है कि आप FSC को बहुत अच्छा करें, ताकि आपके पास मार्जिन हो कि अगर आपके MD कैट में थोड़े नंबर कम भी आ जाएँ, तो जो आपका जो अल्टीमेटली एग्रीगेट बने वो अच्छा बने, तो आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई है? कोई और क्वेश्चन किसी का? जी, लास्ट क्वेश्चन। टाइम सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे मतलब एक क्लास है, या जैसे भी अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया, बहुत लाइक बच्चे भी होते हैं, ना लाइक तो नहीं कह सकते, मतलब जिनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती। तो मैंने मतलब काफ़ी टाइम हो गया अब तो पढ़ते हुए, लाइक बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों से जो है इंट्रैक्शन हुई। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत पढ़ते हैं, मतलब वो दिल से पढ़ते हैं, पैशन से पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो, लेकिन जब लिखने की बारी होती है या डिलीवर करने की बारी होती है, तो मतलब कि तर्स वाली बात है कि उनसे नहीं हो पाता, उनके मार्क्स नहीं आते। तो आपको तो आपने ऐसा कोई इशू नहीं बताया, लेकिन आपके भी तो ऐसे कोई फेलोज होंगे जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, लेकिन मतलब लिख के भी याद करते हैं, लेकिन एट द स्पॉट वो भूल जाते हैं सब कुछ। तो इसके लिए ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो है ना, इसका मतलब लक पे भी है आपका, क्योंकि जितना आपका कहते हैं कि मेहनत काफ़ी अच्छी होती है लोगों की, लेकिन आप कह रहे हैं नंबर उनके नहीं आते, तो ये मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा इसका लक भी है। लेकिन बात ये है कि अभी मैंने आपको बताया कि आप कैसे लिखते कैसे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। देखें, एक बंदे ने 2 पेज पढ़े हैं, उसने वो पेज लिख के याद भी किए हैं, लेकिन उसको तो पता ही नहीं है कि उसमें मेन चीज़ क्या है, तो क्या लिखेगा पेपर के अंदर? आपको क्वेश्चन आया है सिंपल कि व्हाट इज सेल, आप उसके अंदर अगर 6 पेज लिख दें तो वो कौन नंबर देगा? वो कोई नंबर नहीं देगा आपको। अगर आप सिंपल 3 लाइनों का आंसर लिखेंगे कि द सेल इज स्ट्रक्चर, इट इज बाउंड बाय मेम्ब्रेन एंड इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग बीइंग, तो कौन नंबर काटेगा आपके? तो ये आपके ऊपर भी है कि आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई मसला होता है तो अपने टीचर से पूछें कि मुझे इस क्वेश्चन का समझ नहीं आ रही है, आप मुझे बताएं कि मैं किस तरह इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिखूँ, प्रेजेंट करूँ कि मुझे अच्छे नंबर मिलें। जितना प्रिसाइज आप लिखेंगे उतना फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि बात यह है कि जब एग्ज़ाम चेक करने बैठता है तो उसने हर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 5 पॉइंट पढ़ने होते हैं। जिस बंदे ने वो 5 पॉइंट लिखे होंगे उसको फुल नंबर मिलेंगे, चाहे उसने क्वेश्चन 6 पेज का लिखा हो या 10 पेज का लिखा हो। अच्छा, इसमें फिर मैं एक बात कहूँगा, आपका भूलने से हवाले से था कि डिलीवर नहीं करना। मैं बताता हूँ कि हम भी स्टूडेंट रहे, जाहिर सी बात है यहाँ डायरेक्ट तो नहीं आए। बेसिक चीज़ है कि मेरे साथ कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ, जितना मैंने पढ़ा ज़िंदगी में उतने मेरे नंबर आ गए। अब चीज़ें जो भूलती हैं, भूलती क्यों हैं? भूलने की वजह ये है कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो मान जाएं। जो मैं रोता हूँ आप लोगों को, हम कंसेप्ट मेकिंग नहीं करते। 3 घंटे की मूवी मैं आपको दिखा देता हूँ,
ठीक है, 3 घंटे की मूवी देखें, मैं एंड पे आपसे सवाल पूछूंगा कौन फुप्पा था, कौन चाया था, कौन था, ये था, कौन उसका हस्बैंड था, कौन वाइफ थी। आप ईच एंड पूरी स्टोरी हो जाएगी। उसका एक्सीडेंट किससे हुआ था, ट्रक से हुआ था, ट्राले से हुआ था, सबसे पता वजह। हाँ, क्यों? आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, आप चीज़ें चलती हुई देख रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। दिलचस्पी यहाँ पे क्या होता है जी, दिस इज़ अ सेल, दिस सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट, साथ ही टींगड़ी, वो बेल बजी, वो शमैला का मैसेज आया है, शमैला, ठीक है, साथ ही बाहर दूध वाले, और ये भी देखा जा रहा है कि दूध वाला की पा के आया है। अच्छा, अम्मी आज दूध वाले ने खुस्सा क्यों पहना हुआ था, ठीक है ना। इस तरह नहीं, जब आप दिलचस्पी से पढ़े, मैंने आपको एक दफ़ा कहा, एक चीज़ समझ लो बस, कि जो पढ़ना है उसकी तस्वीर देख लो। क्या ख्याल है? कोई शेर, कोई आशिकी पे, कोई तस्वीर पे, कोई शेर किसी को आता हो? कोई है? कोई? हाँ कोई हो, कोई क्या था? नहीं, वो नहीं, ठीक है ना। तो बात कहने का ये है कि आशिकी होनी चाहिए अपने काम से। आप देखें लीवर, भाई लीवर क्या है भाई, ये स्टिक है, ये है, ये, अब देखो ना, अब ये टार्क है। सर मुझे टार्क की समझ नहीं आती थी कि टार्क क्या होता है जी। टार्क जनाब डिस्टेंस इनटू फोर्स, ये डिस्टेंस कम करेंगे टार्क कम हो जाएगा। मैंने खुद उसको फिर ऑपरेट किया, मैंने दरवाजे को देखा, मैं कि दरवाजे में जितना हैंडल अंदर की तरफ लगाएंगे उतना ही उसको खींचना मुश्किल हो जाएगा। भाई ट्राई टू मेक द थिंग्स कोइंसाइड विद ईच अदर, उसको समझें। जब आप समझ के पढ़ेंगे, यकीन करें कब्र तक भी चले जाएंगे, आपको वो कंसेप्ट नहीं भूलेगा। पेपर पास करने के लिए पढ़ते हैं, लाइनें याद करते हैं, नहीं भूल सकते आप, हो ही नहीं सकता भूल जाए। क्या ख्याल है? ठीक है सर, मैं 14 ईयर्स एजुकेशन से दूर रहा अब डिग्री के बाद। आपको पता है पेस्टिसाइड में रहा, ठीक है, उठ मेरे बेलिया पडान तेरे कोल है, कभी सुंडियां ते स्प्रे हो रहा है, कभी उधर, ठीक है ना। फार्मर्स मैट्रिक पास भी नहीं होते। हाँ जी, 14 साल के बाद जब मैं एजुकेशन में आया, मुझे पहले देसी की प्रॉब्लम नहीं हुई। उसकी वजह कि जितना मैंने पढ़ा था कंसेप्ट बना के पढ़ा था जी। और किसी का क्वेश्चन? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और बहुत डिस्टेंस भी सर ने बहुत किया। दीना से सर आप जेलम से आए हैं, अभी मेरा ख्याल है जेलम से आए हैं, इनका घर जो है वो तो जेलम में है। तो किंग एडवर्ड में इनको मैंने फ़ोन किया था, उधर तो ये पेपर हो रहा था। तो आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट उम्मीद है कि MD कैट के लिए भी एक सेशन करवाएंगे जब इनका पेपर होंगे। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।